हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज से हम लोग अपनी जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जब हमने सिलेबस को डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि इस बार का जो यूपी में लेखपाल की भर्ती होने वाली है उसका जो सिलेबस दिया गया है उसमें 25 नंबर की तो मैथ आने वाली है, 25 नंबर आने वाले हैं जनरल नॉलेज से, 25 नंबर की हिंदी आने वाली है और 25 नंबर आने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट से यानी ग्रामीण विकास से। तो यानी 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 नंबर के आने वाले हैं। इन सभी बातों को हमने अपने सिलेबस जब मैंने डिस्कस किया था वहाँ पर आपको बताया था। इसके अलावा हमने मैथ की क्लास की तो स्टार्टिंग कर दी थी, लेकिन अभी तक जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की क्लास की स्टार्टिंग नहीं हुई थी। हमने वहाँ पर बताया था जब मैथ की क्लास स्टार्ट हुई थी कि जैसे ही हमारा 50% से अधिक सिलेबस मैथ का कवर हो जाएगा हम लोग जनरल नॉलेज की क्लास स्टार्ट कर देंगे और सभी पॉइंट को जो भी सिलेबस में दिया गया है सभी पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले आज से दोस्तों हम लोग जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इससे आपका नॉलेज तो बूस्ट होगा, साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितनी जानकारी है, यानी आपको किस लेवल तक जाकर पढ़ाई करना है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उससे पहले एक बार दोबारा जनरल नॉलेज के जो सिलेबस दिया गया है उसको देख लेते हैं कि हमें आखिर में पढ़ना क्या क्या है। तो जो सिलेबस में दिया गया वो पहला पॉइंट दिया गया है जनरल साइंस का, दूसरा पॉइंट दिया गया करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, अगला जो पॉइंट दिया गया वो है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से, अगला पॉइंट है क्वेश्चन फ्रॉम द इवेंट दैट हैपन इन डेली लाइफ स्पेशली फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल साइंस से, यानी जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव में जो भी डेली इवेंट होती हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री से क्या क्या टॉपिक दिए गए, इसमें पहला टॉपिक दिया गया फोकस विल बी ऑन नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल सोशल रिलीजन एंड पॉलिटिकल पार्टीज। अगला पॉइंट दिया गया अंडर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड स्पेशली ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, राइज ऑफ रैशनलिज्म एंड हाउ टू गेट फ्रीडम इज एक्सपेक्टेड। वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज विल बी टेस्टेड अबाउट द फिजिकल एंड इकोलॉजी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल सोशल डेमोग्राफिक इशू। तो ये सभी पॉइंट हैं जो जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान अध्ययन में हमें ध्यान रखने होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उसमें सभी प्रश्न MCQ फॉर्मेट में होंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे, उसमें से सही विकल्प आपको चुनना होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों जो आज की हमारी पहली क्लास होगी उसमें हम सबसे पहले फोकस करेंगे जियोग्राफी पे, यानी जियोग्राफी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे पहले हम उनका अभ्यास करेंगे। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से वह कौन सी रेखा है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भाग को सीमांकित नहीं करती है, यानी भारत की वह कौन सी रेखा है जो बाउंड्री नहीं बनाती किसी दूसरे देश के साथ। तो पहली जो रेखा बताई गई है वो है रेड क्लिफ लाइन। ये आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। दूसरी है मैकमोहन लाइन, ये भारत और चीन के बीच में है। तीसरी है डूरंड लाइन। तो दोस्तों ये पहले तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन सर क्रीक लाइन ये दोस्तों कोई लाइन नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित एरिया है। जब आप सिंध नदी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सर क्रीक लाइन के विषय में जानकारी मिलेगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच सिंध नदी के पास का एक विवादित एरिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर क्रीक लाइन, क्योंकि यह कोई अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम क्या है, यानी आपको बताना है कि भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका दूसरा नाम क्या है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट। आपको पता होगा जो नीचे का भारत है उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, वो एक त्रिभुज के समान है। चलिए आपको मैप में समझाते हैं कि किस प्रकार से वो, इस प्रकार देख सकते हैं आप चित्र में कि ये एक त्रिभुज के समान है नीचे का भाग, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इसमें ये तट जो है ये है पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री भी बोलते हैं, और ये वाला तट, ये तट है पूर्वी तट। तो जो पश्चिमी तट है इसमें महाराष्ट्र और गोवा के पास का जो एरिया है उसको बोलते हैं कोंकण तट। गोवा से आगे आएंगे तो मंगलोर, ये कर्नाटक में एक जिला पड़ता है, इसके गोवा से मंगलोर तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं कन्नड़ तट।
मंगलोर से नीचे आएंगे तो यहाँ कन्याकुमारी तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं मालाबार तट। तो दोस्तों ये केरल का एरिया है, तो केरल में कौन सा एरिया पड़ता है, मालाबार तट पड़ता है। इसके अलावा कन्याकुमारी से ऊपर आप जाएंगे पूर्व साइड में तो ये पड़ेगी कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। इसके अलावा तो थोड़ा ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश के पास, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, और यहाँ उड़ीसा के पास पड़ता है उत्कल तट। तो ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग जो भारत है उसके कुछ अलग अलग नाम हैं। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के आप नाम देख सकते हैं। पश्चिमी भाग के कोकर तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा था कि जो पूर्वी तट है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है कोरोमंडल तट। यही सही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। आप फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे जो पूछ रहा था पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पर सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। यानी भारत और तिब्बत के बीच जो लाइन बनाई गई है उसके पास का कौन सा एरिया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी शिमला। दोस्तों जब आपको हम इंडियन ज्योग्राफी की मैप की प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि शिमला भारत और तिब्बत की बाउंड्री के पास पड़ता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला। दोस्तों अगला प्रश्न है, चाय की खेती कहाँ की होती है। चाय की खेती कहाँ की जाती है या कहाँ होती है। तो यहाँ पर आपको बता दें चाय की खेती के लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो ऐसी जगह पे खेती की जाती है जहाँ पर पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो पहला ऑप्शन है पर्वतों पर, दूसरा है पठारों पर, तीसरा है पर्वतीय घाटी पर, चौथा है पहाड़ी ढाल पर। तो पहाड़ी ढाल ऐसे एरिया होती हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता, तो इन्हीं ढलानों पर चाय की खेती की जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी ढलान पर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो मेरे द्वारा MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं उसमें हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ साथ बताते चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो उन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। आप चाहें तो उनको एक कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो अगला है, भारत मानक समय रेखा किस रेखांश या अक्षांश पर मनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, आप एक क्वेश्चन समझिए, भारत मानक समय रेखा किस अक्षांश से गुजरती है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश। दोस्तों जब मैप मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पर आप इसको बहुत डिटेल में समझ जाएंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे आगे है। दोस्तों जब आप ग्लोब देखेंगे तो उसमें ग्रीनविच जो लाइन खींची गई है वो ब्रिटेन के पास से होकर निकलती है। तो आपको बताना है इस प्रश्न के अनुसार कि उस जो लाइन है उसको कहते हैं ग्रीनविच लाइन, वो 0 डिग्री लाइन होती है। तो उस लाइन से भारत की जो समय रेखा है जो भारत के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है उसके बीच कितनी समय की दूरी है, यानी कितने घंटे वो आगे है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5.5 घंटे। यानी भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच लाइन रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5.5 घंटे। दोस्तों अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है। तो आपको पहले प्रश्न में मैंने बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन पड़ती है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और पाकिस्तान। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो दोस्तों आप ऐसे समझिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। इसका ऊपर का जो एरिया है ये नॉर्थ यानी उत्तर को बताता है, नीचे का एरिया दक्षिण को बताता है। इधर है पूरब और इधर है पश्चिम। तो जो नीचे का पॉइंट है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंडोनेशिया के पास पड़ता है, यानी एकदम से लास्ट में पड़ता है इंडोनेशिया के द्वीप जो है उसके पास में। तो इस पॉइंट को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वो आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। अब जो ऊपर का पॉइंट है, अगर जो आप यहाँ तो आपसे पूछा गया दक्षिणतम बिंदु, यहीं पर अगर जो आपसे पूछा जाए उत्तरी पॉइंट कौन सा है तो ऊपर वाले बिंदु जो पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा काल।
इसके अलावा जो पूर्वी पॉइंट है उसको बोलते हैं किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और इधर पड़ता है गहिरमथ, ये पड़ता है गुजरात में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार में किस स्थान पर आता है? यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारत जो है वो दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 7वां। यहाँ पर आपको बता दें, पहले नंबर पे जो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है वो है रसिया, यानी रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश है। दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चीन, चौथे नंबर पे है अमेरिका, पाँचवें नंबर पे है ब्राज़ील, छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है भारत। यानी भारत से पहले है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो है 6ठे नंबर पे। तो इंडिया है 7वें नंबर पे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां। दोस्तों अगला प्रश्न है, जनसंख्या के मामले में भारत संसार में कौन से स्थान पर है? यानी जनसंख्या की बात की जाए तो भारत किस स्थान पे आता है? तो आपको पता है पहले स्थान पे तो चाइना है और दूसरे स्थान पर भारत है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अगला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है, भारत उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? पहला ऑप्शन है जुरेसिक लैंड का, तीसरा है अंगारा लैंड का, तीसरा है गोंडवाना लैंड का, अगला है आर्यावर्त का। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना लैंड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, जब भारत प्रायद्वीप पहले किसका भाग था? ये अफ्रीका का भाग था। अफ्रीका एक गोंडवाना लैंड का भाग था, इसलिए भारत जो प्रायद्वीप है ये भी एक गोंडवाना लैंड का भाग है। आप ऐसे चित्र में समझिए कि ये इंडिया है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये इंडिया है। ये इंडिया पहले यहाँ पे लगा हुआ था नीचे। तो ये इंडिया, ये गोंडवाना लैंड है। तो ये इंडिया पहले यहाँ लगा था, इसके बाद यहाँ से ही अलग होकर यहाँ हो गया। तो इंडिया भी गोंडवाना लैंड का भाग है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना लैंड। अब ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, गोंडवाना लैंड। इन सभी बातों पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। इससे आपका नॉलेज किस बेस मतलब स्तर पे है उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किन देशों को अलग करता है? तो जब आप मैप देखेंगे इंडिया का, तो नीचे आप आएंगे तो कॉर्नर पे नीचे पड़ता है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि पाई जाती है उसको बोलते हैं पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। जल संधि का दूसरा जो नाम होता है वो होता है पाक जल डमरू मध्य। तो पाक जल डमरू मध्य किसके मध्य पाया जाता है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और श्रीलंका के बीच। चित्र में देखिए तो कुछ चित्र में आप यहाँ पे देखेंगे, ये इंडिया है, ये नीचे श्रीलंका है। तो इसके बीच में जो पतली सकरी सी पानी का रास्ता है, इसको बोलते हैं जल डमरू मध्य या स्ट्रेट। तो इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य। ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यहीं पर दोस्तों जो भगवान राम ने सेतु बनाया था उसको बोलते हैं एडम ब्रिज। एडम ब्रिज भी यहीं पर पाया जाता है और रामेश्वरम द्वीप भी यहीं पर है, जहाँ पर लोग यात्रा के लिए जाते हैं रामेश्वरम। तो वो यहीं पर पड़ता है, पाक जल डमरू मध्य में। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको मैंने चित्र में बताया था, एक बार आपको मैं चित्र दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए चित्र। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत किस गोलार्ध में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा, ऊपर का है उत्तरी गोलार्ध, नीचे का है दक्षिणी गोलार्ध। इसको अगर हम 4 भागों में डिवाइड कर दें तो ये कोना हो जाएगा, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। नीचे हो जाएगा
पश्चिम दक्षिणी गोलार्ध और इधर हो जाएगा पूर्व दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस में पड़ता है? भारत पड़ता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पर अब आप चित्र में समझ गए होंगे, तो आप आराम से अपने आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो दोस्तों ये असम में पड़ती है, जिसका नाम है डिगबोई। तो ये दुनिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई रिफाइनरी। दोस्तों रिफाइनरी कौन सी होती है? जैसे अब कच्चा तेल बाहर से मंगाया जाता है तो उसका शोधन जहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे उसको शुद्ध किया जाता है, उसको बोलते हैं रिफाइनरी। तो डिगबोई ये भी असम में। इसके अलावा एक नुमालीगढ़ है, वो भी असम में है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि नुमालीगढ़ की जो रिफाइनरी है वो कहाँ है, वो भी असम में ही पड़ती है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण रिफाइनरी जैसे पानीपत पड़ती है हरियाणा में, वो भी तेल रिफाइनरी है, और मथुरा में एक तेल रिफाइनरी है। तो ये तेल रिफाइनरी जो आप याद रख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? दोस्तों बंदरगाह जहाँ पर जहाज आते जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल होते हैं, यानी ईश्वर के द्वारा बनाए गए होते हैं लगभग बंदरगाह के टाइप में, तो वहाँ पर बंदरगाह का निर्माण कर दिया जाता है, तो एक प्राकृतिक बंदरगाह माने जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर पानी भी पूरे साल उपलब्ध रहता है। लेकिन कुछ बंदरगाह ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, यानी वहाँ पर जहाज आने जाने के लिए रास्ता बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह। तो भारत का चेन्नई जो बंदरगाह है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी मानव निर्मित बंदरगाह है। बाकी ये मुंबई बंदरगाह, इसको नावासावा भी बोलते हैं, मुंबई बंदरगाह। इसके अलावा यहाँ पर एक नावासावा बंदरगाह भी है। तो ये सभी, और कोचीन बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, ये सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं। इसके अलावा जो चेन्नई बंदरगाह है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी कृत्रिम बंदरगाह, मानव निर्मित बंदरगाह है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई बंदरगाह। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? यानी आपको बताना है कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो आपको पता है गोरखपुर का उत्तर प्रदेश, ये तो किसी बाउंड्री पर स्थित नहीं है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, ये भी बाउंड्री पर स्थित नहीं है। किन्नौर ये हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, जो चीन से बिल्कुल सटा हुआ है। जैसे शिमला सटा हुआ है वैसी प्रकार किन्नौर भी सटा हुआ है चीन से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर। दोस्तों जब आप मैपिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझ में आ जाएगा कि मैं किस बेसिस पे ये कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या मेघालय? तो दोस्तों जब आप पूर्वोत्तर के राज्य देखेंगे जिनको 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, यानी इनमें 7 राज्य होते हैं, इसलिए इसको 7 सिस्टर स्टेट भी बोलते हैं। इसकी जो आप जो भारत का मैप देखेंगे तो इसमें कॉर्नर में ये पूर्व साइड में एरिया होता है, ये एक मुर्गे की नेक की तरह निकला होता है, मुर्गे की गर्दन की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको चिकन नेक भी बोलते हैं। 7 सिस्टर इसका नाम होता है, चिकन नेक नाम होता है। इसमें 7 राज्य हैं। तो इन सभी 7 राज्यों में आपसे 4 राज्य दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो म्यांमार से नहीं लगता है। तो मिजोरम ये लगता है, मणिपुर ये भी लगता है, नागालैंड ये भी लगता है, ये तीनों राज्य लगते हैं। मेघालय नहीं लगता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। आप मानचित्र उठा के उसके साथ साथ इन प्रश्नों का अभ्यास करिए तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। जब मानचित्र में आप देखेंगे भारत के पूर्वी भाग को, तो एक मुर्गे की नेक की तरह आपको दिखाई देगा, यानी मुर्गे की गर्दन आपको लगेगी। उसमें 7 राज्य हैं, इसलिए उनको 7 सिस्टर प्रदेश स्टेट बोलते हैं। इसके अलावा ये मुर्गे की गर्दन की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको चिकन नेक भी बोलते हैं। इनके 2 नाम है, 7 सिस्टर और चिकन नेक। और इसमें जब आप बाउंड्री देखेंगे तो म्यांमार के साथ मेघालय की बाउंड्री नहीं लगती, क्योंकि मेघालय तो अंदर पड़ता है त्रिपुरा के पास, तो इसकी बाउंड्री नहीं लगती है म्यांमार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर गेहूं की खेती नहीं होती है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में गेहूं के लिए उपयुक्त भूमि नहीं पाई जाती, इसलिए वहां पर खेती नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्व और पश्चिमी दोनों तटों पर पाई जाती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। कैसे है मैं आपको बताता हूँ।
केरल ये आपको पता है पश्चिमी घाट पर स्थित है, जिसको सह्याद्री बोलते हैं, उस एरिया में स्थित है। आंध्र प्रदेश ये उत्तरी, ये पूर्वी पूरब जो तट है उस पर स्थित है। महाराष्ट्र ये भी पश्चिमी सह्याद्री घाट पर स्थित है। लेकिन पुडुचेरी जो है ये 4 जिलों के मेल से बना होता है। इसमें 4 जिले कौन कौन से? माही है, कराईकल है और पुडुचेरी नाम का एक जिला है, और अगला है यमन या यनम। तो लोकेशन आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया का मैप जो है को नीचे का जो भाग है कुछ त्रिभुज के समान मैंने बताया था, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर पड़ता है केरल। तो केरल में इसका पुडुचेरी का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है माही। तो इसके जिलों के नाम काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पुडुचेरी के 4 जिले, यानी पुडुचेरी 4 जिलों से मिलकर बना है। केरल में जो जिला पड़ता है उसको बोलते हैं माही। तमिलनाडु में 2 पड़ते हैं, एक तो पुडुचेरी नाम का जिला है और दूसरा है कराईकल, और एक पड़ता है आंध्र प्रदेश में, उसका नाम है यनम। तो ये 4 जिले हैं, यनम, कराईकल, पुडुचेरी और माही। माही केरल में पड़ता है, तमिलनाडु में इसके 2 जिले पड़ते हैं, कराईकल और कौन सा बताया मैंने? पुडुचेरी। कराईकल और पुडुचेरी, और जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वो पड़ता है यनम। ये 4 जिलों से मिलकर बना है पुडुचेरी। तो इसके 2 जिले जो हैं वो दोनों साइड में हैं, तो ये दोनों साइड में फैला हुआ है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यानी भारत का कौन सा राज्य जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। जब आप मैप में देखेंगे तो राजस्थान का जो एरिया है वो सभी स्टेट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। दोस्तों गुजरात की तटरेखा ये सबसे ज़्यादा लंबी है, तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग होते हैं? दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल। जब दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि यह लगभग 572 द्वीपों से मिलकर बना है। आप हिमालय जब पढ़ेंगे तो हिमालय जो आगे हिमालय का पूर्व साइड में भाग गया है, म्यांमार से होते हुए और नीचे चला गया है, वही आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण करता है, और वहाँ पर पड़ता है 10 डिग्री चैनल। ऊपर पड़ता है अंडमान, नीचे पड़ता है निकोबार, उसके बीच में पड़ता है 10 डिग्री चैनल। वही 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल। दोस्तों अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा कितने देशों के साथ लगी हुई है? आप मैप में उठा कर काउंट करेंगे तो वहाँ पर आपको 5 स्टेट दिखाई देंगे। कौन कौन से दिखाई देंगे? सबसे पहले तो आपको दिखाई देगा उड़ीसा, फिर दिखाई देगा आपको झारखंड, फिर दिखाई देगा बिहार, फिर दिखाई देगा ऊपर सिक्किम, और फिर साइड में दिखाई देगा असम। तो इन 5 राज्यों से लगती है सीमा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। दोस्तों सिक्किम पूरा पहाड़ी है, यानी पहाड़ पर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल तट पर स्थित जिला है? यानी केरल का कौन सा जिला है जो तट पर स्थित है? तट पर मतलब अरब सागर के किनारे। आपको पता है भारत का नीचे का भाग एक त्रिभुज के समान है, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है पूर्व साइड में, और पश्चिम साइड में पड़ता है अरब सागर। तो कौन सा आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल का तटवर्ती जिला है? यानी कौन सा जिला है जो अरब सागर के तट पर पड़ता है? तो दोस्तों पालघाट ये भी अंदर पड़ता है, वायनाड जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे वो भी अंदर पड़ता है, कोल्लम ये तट पर पड़ता है, इदुक्की थोड़ा अंदर पड़ता है, केरल का ये भी जिला है। यहाँ पर एक डैम भी है इदुक्की बांध, जो तमिलनाडु की बॉर्डर पर पड़ता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्लम। ये दोस्तों अरब सागर के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया जीके के लगभग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर एक नए क्लास में कल मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस। टेक केयर। बाय बाय।